हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर देश के प्रति हमारे कर्तव्य। उससे पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करनी है आपको कि देश के प्रति आपके क्या-क्या कर्तव्य हैं, उनके बारे में लिखना है। उसके बाद इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है देश के प्रति प्रेम और उच्च आदर्श प्रस्तुत करना और नैतिक मूल्य है वफादारी, ईमानदारी, कर्मठता और सच्चाई के रास्ते पर चलना। अब हम इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, इस पाठ में ये एक बूढ़ी काकी मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत कहानी है। इसमें उस समस्या को उठाया गया है कि जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बड़े बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार भी करने लगते हैं, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। इसमें भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में होने वाली इस व्यवहार का विभत्स चित्र उकेरा गया है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि इतिहास इतिहास की गहराइयों में उतरने का ज्यादा समय नहीं है, पर यहाँ पर कहानियां तो सुनाई जा सकती हैं। तो दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है कि जो नागरिक और देश को एक एक बांधती है, कि एक साथ बांधती है कि आप बड़ी-बड़ी किताबें पढ़कर भी उससे इतना साफ नहीं देख सकते। तो इसमें हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे और रेल द्वारा वो यात्रा कर रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, न फल मिले, और उन दिनों वो सिर्फ फल का ही भोजन करते थे। तो गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी है तो वहां भी उन्होंने फल वालों की खोजी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो उनके मुंह से निकला जापान में शायद फल नहीं मिलते। तो एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और जब उसने ऐसा सुना तो सुनते ही वो अपनी बात बीच में छोड़कर वहां से भागा और कहीं दूर से उनके लिए ताजे फल की टोकरी लेके आया। वो फल उसने रामतीर्थ को भेंट में देते हुए कहा कि लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। तो स्वामी जी ने समझा कि ये कोई फल बेचने वाला है और उन्होंने उसके दाम पूछ लिए, लेकिन उसने दाम लेने से इनकार कर दिया और बहुत जिद करने के बाद उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते, बस यही इन फलों की कीमत है। तो स्वामी जी युवक का ये जवाब सुनकर एकदम मुग्ध हो गए और उस युवक ने अपने इस काम से अपने देश का महत्व जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान यहाँ पर अब एक दूसरी घटना से पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में पढ़ने के लिए आया और एक दिन वो सरकारी पुस्तकालय यानी गवर्नमेंट लाइब्रेरी से कोई पुस्तक पढ़ने को गया, तो ले आया। अब इस पुस्तक में कुछ ऐसे दुर्लभ चित्र थे जो कहीं नहीं मिलते थे और ये चित्र उस युवक ने उस किताब में से निकाल लिए और किताब वापस कर आया। अब किसी जापानी विद्यार्थी ने देख लिया और उस लाइब्रेरी को उसके बारे में बता दिया। अब पुलिस ने तलाशी लेकर वो जो पिक्चर्स थी उसके विद्यार्थी के कमरे से बरामद कर ली और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। अब मामला यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिखा गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था कि कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसका मतलब एकदम साफ था कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया और वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पे कलंक लगा दिया। अब इन घटनाओं से स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता। मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मुझे अपने देश के फायदे और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है। और जैसे ही मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा मिलता है, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से ही सहारा पाऊं। तो लेखक कहता है जो भी कुछ उन्होंने पढ़ने से और अनुभव से अपने जीवन में सीखा है वो यही बात है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, बल्कि उस कार्य को कम करने की भावना में है। बड़े से बड़े काम छोटे हैं यदि उसके पीछे अच्छी भावना ना हो, और छोटे से छोटा काम भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना हो। तो महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे और राजधानी में उनकी जो एनिवर्सरी थी वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए उन्हें उपहार के तौर पर दिए और उस उनकी एनिवर्सरी का उत्सव जब खत्म होकर वो अपने घर में वापस गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें उपहार देने आया। उसके सेक्रेटरी ने कहा कि अब तो समय खत्म हो चुका। तो बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील पैदल चल के आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। अब राष्ट्रपति तक उसकी समाचार भेजा गया तो वो विश्राम के कपड़े बदल चुके थे, उन्हीं कपड़ों में नीचे आए और उन्हें सम्मान के साथ उस बूढ़े किसान का भेंट स्वीकार किया।
और मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद वो लाया था, जिसे बूढ़ा वो स्वयं तोड़कर लाया था। अब कमाल बादशाह ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगली शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी और बूढ़ा एकदम निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। और उन्हें आदेश दिया उन्होंने कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। अब क्या वो शहद कीमती था या उसमें हीरे मोती मिले हुए थे? नहीं, उस शहद के पीछे उसे लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का लाल बना दिया। हमारे देश में ही एक ऐसी घटना घटी कि किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर दिल्ली लाया। अब दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधों पर रखे तो वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा और पंडित जी को कोठी से बाहर आए और वो खाट उसने उन्हें दे दी। अब पंडित जी को देखकर इतना भावमुग्ध हो गया वो कि वो कुछ कह ही नहीं पाया। पंडित जी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि आप इसे स्वीकार करें। अब प्रधानमंत्री ने उसका ये तोहफा प्यार से स्वीकार कर लिया और अपने एक फोटो दस्तखत करके स्वयं उपहार में दे दिया। जिस दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते रहते हैं, और वो क्या मामूली खाट के बदले में दिया गया था? नहीं, वो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। तो इस तरह हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? बच्चों, बातचीत में ये एक बहुत ही कीमती मोती जड़ दिया कि इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम चले तो उसके बारे में थोड़ा विवरण देना पड़ेगा कि हम अपने काम से देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। ये बहुत ठीक है, बहुत सुस्त है, लेकिन हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम देश की अंदर की स्थिति को ठीक ठीक ना समझ लें और हमेशा अपने सामने रखें। तो बच्चों, क्या आप चलती ट्रेनों में, मुसाफिर खानों में, क्लब में, चौपालों पर ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है? या इस जगहों पर किसी तरह दूसरे के स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरों के देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चों, यहाँ पर एक सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। आपने सुनी है आपने शल्य की बात कि वो एक महाबली कर्ण का सारथी था, और जब भी कर्ण अपने पक्ष में विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता और वो अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख से कर्ण के आत्मविश्वास में संदेह हो जाता और उसकी भावी पराजय की नींद रखने में वो सफल रहता था। तो बच्चों, इस तरह से ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि यदि आप सही का साथ देते हैं, अपने उदासी किसी गलत काम का अनुसरण करने वाले बच्चों 50 लोग हो सकते हैं, तो आपके उचित कार्य का अनुसरण करने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा असंभव है। एक व्यक्ति भी कर रहा है तो वो काफी है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपका धैर्य से अपना काम करते जाइए। आप देखेंगे देर से ही सही, लेकिन आपके सही काम का अनुसरण करने वालों की एक बड़ी भीड़ आपके पास खड़ी होगी। एक दिन इस भीड़ के आगे सभी अनुचित कार्य करने वालों को अपने हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जीत हमेशा सही काम करने वालों की ही होगी। तो बच्चों, इस पाठ से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि अपने देश के प्रति उदासी और स्वार्थ पूर्ति हेतु स्वयं के प्रति क्रियाशील लोगों के हृदय में देश के प्रति प्रेम और उसके प्रति उनके दायित्वों और कर्तव्यों को समझना चाहिए।